बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ। लेकिन गॉसेस लॉ स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। और हमने ये देखा कि किसी भी सरफेस के अंदर जब कोई चार्ज एनक्लोज्ड हो तो उस सरफेस से बाहर आने वाला यानी आउटवर्ड जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास एक रैंडम सी सरफेस है और इस रैंडम सी सरफेस के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट पॉइंट चार्जेस जो है वो मौजूद हैं। यानी मैं ये कह देता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q1, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q2, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q3, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q4, सो ऑन। यानी डिफरेंट जो है वो चार्जेस हैं और ये लास्ट चार्ज इसको मैं कह देता हूँ Qn। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब होता है अलग अलग, यानी एक दूसरे से बिल्कुल जो है वो अलग अलग लोकेशन पे मौजूद हैं और पॉइंट चार्जेस जो है वो मौजूद हैं। अब अगर आपने इन तमाम चार्जेस की वजह से इस सरफेस से बाहर आने वाला यानी नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो मालूम करना है, तो उसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। यानी हम ये काम करेंगे कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने का तरीक़ाकार हमें पता है, वो है चार्ज की अमाउंट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है हम क्या काम करेंगे, हर चार्ज की वजह से अलग अलग फ्लक्स मालूम कर लेंगे। यानी मैं कहूँगा फर्स्ट चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है वो है φ1, दूसरे चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है वो है φ2, तीसरे चार्ज की वजह से फ्लक्स है φ3 एंड सो ऑन। आखिरी यानी जो nth चार्ज है उसकी वजह से फ्लक्स है φn। अब ये सिंपल एडिशन है। सिंपल एडिशन इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर एडिशन मींस आम अलजेब्रिक एडिशन, जैसे आम इनको आप ऐड करते हैं। अब φ1 इट इज़ द फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज Q1, ये पहले चार्ज की वजह से फ्लक्स है। आपने पहले चार्ज की अमाउंट लिखी Q1 और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया, जो कि हमारे पास एक बेसिक तरीक़ाकार है। φ2 फ्लक्स ड्यू टू दिस सेकंड चार्ज, तो वो होगा सेकंड चार्ज की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। φ3 दैट इज़ Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन। लास्ट पे है Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इन पूरी की पूरी टर्म्स में से ओवर में ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास जो ब्रैकेट में टर्म बचेगी वो होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन अप टू Qn। अब ये जो टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ये क्या चीज़ है? ये है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। ये जो सरफेस यहाँ पर बनी हुई है, इस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज बंद है, एनक्लोज्ड है, ये उसकी अमाउंट है। तो इसका मतलब मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी मैथमेटिकल जो है वो शक्ल बन जाएगी। मैं इस टोटल चार्ज को कैपिटल Q से जो है वो क्या कर देता हूँ, रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये जो ब्रैकेट की टर्म है। तो इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल Q है ये क्या चीज़ है, ये है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn। तो ये सारा कुछ जो है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास फाइनल शक्ल बनी है φ इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसको हमने एक स्टेटमेंट की शक्ल दे देनी है और वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, गॉसेस लॉ कहलाएगी। ठीक है, तो इसे कहा जाता है गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि आप इसको अब शक्ल दें एक स्टेटमेंट की, तो वो क्या होगी, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो सरफेस होनी चाहिए वो क्लोज्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ क्लोज होगी
तब ही वो कोई चार्ज अपने अंदर बंद करेगी, यानी एनक्लोज करेगी। इसका मतलब है कि सरफेस ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो, यानी जैसे एक बैलून होता है तो बैलून की सरफेस के अंदर क्या मौजूद होता है, यानी एयर मौजूद हो सकती है। तो इसका मतलब है वहाँ पर कोई चीज़ बंद रह सकती है। तो इसका मतलब फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स the total charge enclosed by that surface। तो ये है गॉसेस लॉ की फॉर्मल स्टेटमेंट। अब ये गॉसेस लॉ हमने पढ़ तो लिया फ्लक्स। अब हम जानते हैं कि फ़्लक्स मालूम करने का एक तरीका कर हमें ये भी पता है कि फ़्लक्स किसके बराबर होता है। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, या ई ए कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है इसको। तो अगर हमारे पास एक बेसिक फार्मूला पहले से ही मौजूद था तो हमने एक नया फार्मूला क्यों बनाया, यानी ये गॉसेस लॉ की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो गॉसेस लॉ जो है वो इस्तेमाल होता है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, अगर किसी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो उसे कहा जाता है चार्ज कन्फिग्रेशन। उस चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने मालूम करनी हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, गॉसेस लॉ इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है गॉसेस लॉ इज़ यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशंस। अब डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन में तो रैंडम भी हो सकती हैं चार्ज कन्फिग्रेशन, और ऑर्डर्ड भी हो सकती हैं, यानी सिमेट्रिक भी हो सकती हैं और नॉन सिमेट्रिक भी हो सकती हैं। तो सिमेट्रिक का मतलब है जिसके अंदर बड़ी जो है वो क्या तरतीब मौजूद है, ऑर्डर मौजूद है। नॉन सिमेट्रिक में कोई जो है वो तरतीब मौजूद नहीं है, यानी एक बेतरतीब सी जो है वो वहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो गॉसेस लॉ नॉर्मली वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, सिमेट्रिकली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। वहाँ पर आप गॉसेस लॉ को क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका मतलब है गॉसेस लॉ इज़ ईजीली एप्लीकेबल ऑन चार्ज कन्फिग्रेशन इन विच चार्ज इज़ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर जो है वो तरतीब के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अब गॉसेस लॉ अप्लाई किया कैसे जाता है। गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस अज्यूम करें। हमने यहाँ पर कहा कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। इसका मतलब है सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, क्लोज्ड सरफेस का होना ज़रूरी है। तो वो आपने ख़ुद से अज्यूम करनी है और वो क्या होनी चाहिए, इमेजिनरी क्लोज सरफेस। अब इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस की शेप क्या होनी चाहिए। अब क्लोज सरफेस तो बहुत सारी होती हैं, सफ़ियर भी होता है, सिलेंडर भी होता है, इसके अलावा जो है वो क्यूब भी होता है। तो बहुत सारी क्लोज सरफेसेस की जो है वो शक्ल होती हैं। तो हमें कौन सी जो है वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि शेप उसकी ऐसी होनी चाहिए कि फ्लक्स को आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। अब अगर आप फ्लक्स को इजीली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फ्लक्स के अंदर तो दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अननोन है क्योंकि हमने तो कहा कि गॉसेस लॉ इस्तेमाल ही ऐसा होना है कि हमने किसी भी चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। तो इसका मतलब है कि सरफेस ऐसी होनी चाहिए जिसका एरिया इजीली क्या हो सके, इवेल्युएट हो सके। यानी सफ़ियर होगा तो मुझे पता है सफ़ियर का एरिया होता है 4πr²। क्यूब है तो मुझे पता है कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये उसका जो है वॉल्यूम का फार्मूला होगा। एरिया का फार्मूला अगर सरफेस का निकालना है तो लेंथ इंटू विड्थ जो है वो यूज़ कर लूँगा। तो इसका मतलब है कि फ़्लक्स को क्या कर सकें आप, इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो पहली इमेजिनरी क्लोज सरफेस वो होनी चाहिए। और नंबर 2, ये क्लोज सरफेस बनानी कहाँ पर है। क्लोज सरफेस उस पॉइंट में से लाजमी गुजरनी चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे मुख्तलिफ हो सकती है। क्योंकि हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आर पे, पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करती है। तो आर का मतलब होता है x इंटू आई यूनिट वेक्टर, y इंटू जे यूनिट वेक्टर, यानी जो आपने फर्स्ट ईयर के सेकेंड चैप्टर में पोजीशन वेक्टर पढ़ा हुआ है। और अगर
तीसरा एक्सिस भी इन्वॉल्व हो जाए तो z इंटू के यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेजिनरी क्लोज सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि फ्लक्स इजीली कैलकुलेट हो सके। तो फ्लक्स इजीली उसी वक्त कैलकुलेट होगा जब सरफेस सिमेट्रिक होगी, यानी ऐसी होगी जिसका एरिया आपको पता होगा। तो दूसरी, इट शुड पास थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ टू बी इवेल्युएटेड, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया जा सके, इवेल्युएट किया जा सके। तो ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन है। अब गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशन हमारी बुक में मौजूद हैं। आज उसमें से हम फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे और बाकी 2 एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो दोनों तकरीबन एक जैसी हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, कि एक चार्ज स्फीयर है, खाली है, अंदर से होलो है। चार्ज जो है उसकी सरफेस के ऊपर आपने क्या किया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है कि वो कितनी होगी। तो मैं इसका सबसे पहले टाइटल लिख लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। आप ये ज़्यूम कर लें कि ये हमारे पास जो है वो एक चार्ज स्फीयर है, अंदर से खाली है, और इसकी सरफेस के ऊपर आपने चार्जेस को क्या कर दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है। अब कई दफ़ा स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर ये जो सरफेस या ये जो आपने चार्ज स्फीयर लिया हुआ है, ये किसी कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है या किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, यानी ये किसी कॉपर मेटल वगैरह का बना हुआ है या कोई जो है वो यहाँ पर नॉन मेटल यानी चीज़ है जो इंसुलेटर है। तो ये कुछ भी हो सकता है। देखें, अगर मेटल को चार्ज किया जाता है ना, तो मेटल या कंडक्टर को जब चार्ज करते हैं तो वो उसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर चार्ज आता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर ये इंसुलेटर होगा तो इंसुलेटर आपको पता है कि ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके बीच में से या जिनकी सरफेस से जो है वो चार्ज जो है वो पास नहीं कर सकता, ये चार्ज मूव नहीं करता वहाँ पर। तो इसका मतलब है वहाँ पर तो आपको आज़ादी है कि आप बराबर बराबर फासलों के ऊपर चार्ज को क्या करते जाएं, डिपॉजिट करते जाएं, रखते जाएं। तो वहाँ पर इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो खैर ये हमारा जो है वो इशू नहीं है, बस हमें एक होलो चार्ज स्फीयर दे दिया गया और उसकी सरफेस के ऊपर क्या कर दिया गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, हमने इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो स्फीयर है तो इसका रेडियस है r के बराबर। ठीक है, तो ये इसका सेंटर और इससे बाउंड्री तक का डिस्टेंस है r। अब इसके अंदर एक पॉइंट P है, ये एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ अज्यूम करनी है, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस अज्यूम करनी है। अब मैं ज़रा इन दोनों को उल्ट तरतीब से पढ़ता हूँ। इमेजिनरी क्लोज सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ टू बी इवेल्युएटेड। इसका मतलब है वो क्लोज सरफेस इस पॉइंट P में से क्या करनी चाहिए, गुजरनी चाहिए। नंबर 2, फ्लक्स इज़ ईजीली कैलकुलेटेड। इसका मतलब है इमेजिनरी क्लोज सरफेस की शेप ऐसी होनी चाहिए कि आप फ्लक्स ईजीली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेता हूँ जिस शेप में मेरा ये जो ओरिजिनल कन्फिग्रेशन है, ये जो चार्ज कन्फिग्रेशन है, ये कौन सी शेप में है, स्फेरिकल शेप में है। हम उसी शेप में जो है वो क्या करते हैं, ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस इसके अंदर हमने अज्यूम की है, ये जो डॉटेड शो हो रही है, इसका जो रेडियस है वो है r प्राइम, और हम जानते हैं कि r प्राइम की वैल्यू r के मुकाबले में लेस होगी क्योंकि ये इनसाइड है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ही मालूम करनी है। अब हम सबसे पहले गॉसेस लॉ को ज़हन में रखते हैं। गॉसेस लॉ क्या था, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अब ये जो अंदर वाली क्लोज्ड सरफेस है, यानी ये जो अंदर वाला छोटा स्फीयर है, इसके अंदर सबसे पहले देखें चार्ज एनक्लोज्ड कितना है। अब चार्ज तो सारा का सारा कहाँ पर मौजूद है, चार्ज तो मौजूद है इस बाहर वाले स्फीयर की सरफेस के ऊपर, आउटसाइड दिस स्फीयर।
इसके अंदर तो हमें अपेरेंटली कोई जो है वो चार्ज दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब है 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो ये फ्लक्स किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। अब वैसे ही हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है E × A। मैक्सिमम जो फ्लक्स किसी भी सरफेस में से पास कर सकता है वो होता है E × A। तो अब आपके पास ये दो रिलेशन आ गए। एक रिलेशन जो है वो गॉसेस लॉ वाला रिलेशन है, और दूसरा जो है वो फ्लक्स की जनरल डेफिनेशन से आपने जो है वो रिलेशन निकाला। तो आप इन दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड देखें वो सेम है, तो इसका मतलब है दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब है E × A किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। अब जब दो चीज़ों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल होती है, उसके दो ही मीनिंग होते हैं कि इन दोनों में से कोई एक टर्म एटलीस्ट 0 है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या होगी? 0 हो गई। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर एरिया तो 0 नहीं है, क्योंकि ये जो क्लोज सरफेस आपने अज्यूम की हुई है इसका तो कोई ना कोई एरिया है। स्फीयर का एरिया तो 0 नहीं होता, 4πr² के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया 0 नहीं है तो लाजमी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और गॉसेस लॉ को अप्लाई करके आपने जस्ट 2 स्टेप्स के अंदर जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम कर लिया। अब ये इसका फ़ायदा क्या होता है, यानी इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? आप देख रहे हैं कि जब किसी मेटल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसके अंदर, अब इस बॉक्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी पॉइंट आप ले लें, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है। तो अब आप पेज नंबर 13 जो हमारी बुक का है उसको निकालें। उसकी बिल्कुल राइट हैंड साइड पे यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, टू एलिमिनेट स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसको EFI कहा जाता है। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा। का मतलब है कि अगर हमारी हवा में किसी भी गैमा रे की वजह से, किसी एक्स रे की वजह से, किसी भी अल्ट्रा वायलेट रे की वजह से कोई एयर का मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाता है, तो वो एक्चुअली में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अब आप जानते हैं कि जो चार्जेस होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, तो वो एक अनवांटेड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाती है? प्रोड्यूस हो जाती है। उसको स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब वो जो स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे जो सेंसिटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेंसिटिव जो है वो सर्किट्स हैं, उनके साथ क्या करेंगे? इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने अगर उनके जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस है, जो स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस है, तो अगर हमने उनको एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, तो हमें उनको एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है। तो अगर आप मेटल यूज़ करें तो मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। तो टू एलिमिनेट स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस, सर्किट्स ऑफ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज टीवी एंड कंप्यूटर्स आर ऑफन एनक्लोज्ड विद इन मेटल बॉक्स। क्योंकि कोई भी अगर चार्ज किसी भी वजह से पैदा हुआ तो वो उस मेटल बॉक्स की सरफेस के ऊपर जम जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? 0 रहेगी, और कोई इंटरफेरेंस जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से रीड करें और समझने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।